Hello, good morning everyone. This is Sonia Kaushik and you are watching my YouTube channel KC Biozone. And in today's class, we are going to discuss chapter number 6, Molecular Basis of Inheritance from class 12th. And today we are going to discuss very important experiments दैट कन्फर्म DNA इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। और ये लेक्चर आपका टर्म 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आई एम डैम श्योर कि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ठीक है। सो डोंट मिस द वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। My dear students, we are starting our second lecture of chapter 6, Molecular Basis of Inheritance, and in this lecture we are going to discuss important experiments. जितने भी important experiments हैं that reveals that DNA is the genetic material, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। So without wasting any time, चलिए start करते हैं अपना lecture. द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। आज की डेट में स्टूडेंट्स आप सभी को पता है दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, बट एट दैट टाइम इट वाज नॉट कंफर्म दैट वेदर द डीएनए और आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। उस समय में थोड़ा कंफ्यूजन था कि डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन। तो किस तरीके से कंफर्म हुआ दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल? लेट डिस्कस द एक्सपेरिमेंट सो दैट यू विल you will come to clear the concepts. Okay. So in the discovery, even though the discovery of nuclein, आपको पता है nuclein that is a acidic substance that was discovered by mixture, ठीक है। उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ एसिडिक सब्सटेंस है जिसको उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लिन। एंड बट और मेंडल ने भी, आपको पता है, उस समय में फैक्टर की बात उन्होंने बताई थी, फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेड्स। लेकिन डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये उस समय में डिस्कवर नहीं हुआ था या आप कहें प्रूव नहीं हुआ था, ठीक है। तो इन बाय द 1926 द क्वेस्ट टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस, की जेनेटिक इनहेरिटेंस कैसे होती है उससे पता है आपको। मेंडल के भी इनहेरिटेंस के पैटर्न के जो है क्रॉसेस देखे। वॉल्टर एंड सटन एंड बॉबरी ने भी बताया कि क्रोमोसोम्स आर द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। थॉमस हंट मॉर्गन उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में कि किस तरह से ड्रोसोफिला के डिफरेंट ट्रेड्स है जो लिंकेज या रिकम्बिनेशन शो करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो क्लियर हो चुकी थी कि क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में होता है एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। लेकिन जेनेटिक मटेरियल है नहीं है अभी ये क्लियर नहीं हुआ था। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं जो कि 1928 में हुआ था एंड द एक्सपेरिमेंट वाज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट्स को स्टूडेंट्स हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। दिस कैन ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बिकॉज इट वॉज डन बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ठीक है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बैक्टीरिया लिया था। द बैक्टीरिया नेम वो स्टेप्टोकोकस निमोनिया। दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। स्टेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया डिजीज, ठीक है। तो उन्होंने इस बैक्टीरिया स्टेप्टोकोकस निमोनिया दैट इज कॉमनली नोन एज न्यूमोकोकस, उन्होंने इस बैक्टीरिया की दो फॉर्म ली बच्चों, दो स्ट्रेन ली। वन इज एस्ट्रेन, ठीक है। एस्ट्रेन मतलब दो वैरायटी आप बोल सकते हैं, एक एस्ट्रेन और एक आर स्ट्रेन, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, दिस एस्ट्रेन इज वायरुलेंट, ये डिजीज कॉजिंग थी। कैसी थी? वायरुलेंट थी, ओके। एंड दिस आर स्ट्रेन इज नॉन वायरुलेंट, नॉन वायरुलेंट। तो हमें पता कैसे लगेगा विच वन इज वायरुलेंट एंड विच वन इज? सो दिस एस वन इज स्मूथ, इसमें स्मूथ सरफेस था, कैप्सूल प्रेजेंट था, स्मूथ सरफेस, ठीक है। स्मूथ सरफेस, एस रेफर्स टू स्मूथ सरफेस और आर का मतलब है रफ सरफेस, रफ सरफेस, ओके। यहाँ पे रफ सरफेस था और यहाँ था स्मूथ। स्मूथ क्यों था बच्चों? कैप्सूल प्रेजेंट था, कैप्सुलेटेड था, ठीक है, कैप्सूल प्रेजेंट था इसलिए। तो दो तरह की कॉलोनीज थी, रफ एंड स्मूथ, स्मूथ एंड शाइनी, ठीक है। क्योंकि एंड दिस स्मूथ एंड शाइनी जो आर स्ट्रेन थी, दीज आर वायरुलेंट, इनसे निमोनिया का इन्फेक्शन हो जाता था और उनसे नहीं होता था। तो व्हाट ही डन, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया बेटा, माइस एस माइस भी लिया उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट। तो एस स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया था जो डिजीज कॉजिंग था उसको किस में डाल दिया? माइस में। तो माइस को निमोनिया हो जाएगा, माइस विल डाई, है ना। तो फिर उन्होंने सेकंड केस में क्या किया, आर्स्टेन लिया, माइस में इंजेक्ट किया। लेकिन माइस तो क्योंकि ये नॉन वायरुलेंट था, ये कैसा है? नॉन वायरुलेंट था, तो माइस को कुछ नहीं हुआ, माइस लाइव। सो इन द नेक्स्ट केस
अब ग्रिफिथ ने थोड़ा सा चेंज किया अपना पैटर्न। उन्होंने क्या किया, ही टुक एस्ट्रेन हीट किल। उन्होंने एस्ट्रेन जो कि वायरुलेंट था, दिस इज वायरुलेंट, आपको ध्यान रखना है, जो डिजीज कॉजिंग था, इसको इन्होंने हीट किल कर दिया और माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। तो होना क्या चाहिए था, माइस लाइफ, जो कि ठीक है। देन इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन जो डिजीज कॉजिंग था उसको हीट किल कर दिया, ठीक है। और आर स्ट्रेन जो कि नॉन नॉन वायरुलेंट है, नॉन वायरुलेंट है, ये इन्होंने ले लिया लाइफ। तो होना क्या चाहिए था, माइस शुड लाइफ, लेकिन यहाँ पर माइस विल डाई। तो इसका मतलब बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हेयर टू नोट, कि एस्ट्रेन इज नॉट एबल टू कॉज डिजीज। एस्ट्रेन खुद तो डिजीज कॉज नहीं कर सकता क्योंकि हीट किलर, लेकिन इसने इसको चेंज कर दिया, किसको, आर स्ट्रेन को, कुछ चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन, इन्होंने चेंज कर दिया, आर स्ट्रेन को इन्होंने वायरुलेंट बना दिया। लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुई, क्या वो डीएनए की वजह से हुई, या वो प्रोटीन की वजह से हुई, या आरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, which macromolecule is responsible for that, no one knows. So conclusion अभी कुछ यहाँ से नहीं आया था, इट वॉज नॉट डिफाइंड कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, दिस वॉज कंफर्म। सो इस एक्सपेरिमेंट को हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं बच्चों, या फिर हम इसको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। सो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल था ये, यहाँ से क्लियर नहीं हुआ। फिर थ्री साइंटिस्ट टाइप था, ओसवाल्ड एवरी, आप एवरी, मैक्लियोड, मैकार्टी, ये थ्री नेम आप कर सकते हैं, कंप्लीट नेम भी वैसे आपको पता होना चाहिए। एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने 1933 टू 34 यानी कि 10 ईयर्स तक, 10 ईयर्स तक उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, एंड दे कम टू नो दैट जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी प्रोटीन। पहले उनको लगा कि प्रोटीन है, ठीक है, जिसने ट्रांसफॉर्मेशन करवाई है। फिर उन्होंने सोचा आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। सो दे डिड अ एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया बेटा उन्होंने, अब देखिए, उन्होंने डीएनए, प्रोटीन या आरएनए कौन रिस्पॉन्सिबल है उन्होंने देखना था। तो उन्होंने क्या किया, एक प्रोटीज एंजाइम डाल दिया, प्रोटीज दैट विल, द एंजाइम दैट विल डाइजेस्ट द प्रोटीन। आरएनए लिया उन्होंने, दैट विल डाइजेस्ट आरएनए। फिर उन्होंने लिया डीएनए दैट विल डाइजेस्ट डीएनए, वन बाय वन ही टेक दैट, है ना। तो क्या हुआ बेटा, जब उन्होंने प्रोटीज लिया, है ना, प्रोटीन को डिग्रेड कर दिया, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स, अब प्रोटीन नहीं है तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आरएनए डिग्रेड हुआ तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मतलब कि जो माइस के अंदर चेंज होना था, माइस डाई होना था, वो तब भी हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर भी हो गया। या इससे ही क्लियर हो गया बच्चों कि आरएनए एंड प्रोटीन, दीज आर नॉट जेनेटिक मटेरियल, दीज आर नॉट जेनेटिक। लेकिन जैसे ही डीएनए डाला, ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्टेड, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्टेड नहीं हुई ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, बट इट वाज नॉट कंफर्म। तो उन्होंने क्या किया बेटा, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम लिया, प्रोटीएजेस, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, आरएनएजेस, इससे ट्रांसफॉर्मेशन में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। फिर बाद में उन्होंने बेटा व्हेन दे डाइजेस्ट डीएनए विद द हेल्प ऑफ डीएनए एंजाइम, इट इनहिबिट्स ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन रुक गई। इसका मतलब समवेयर डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल एज अ जेनेटिक मटेरियल, लेकिन इट एट दैट टाइम दे कैन नॉट कन्विंस द बायोलॉजिस्ट, उस समय में वो कन्विंस नहीं कर पाए थे। अच्छा, ये एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा कि कैन यू थिंक एनी डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड डीएनएस। बच्चों देखिए, एज जहां पर भी लगेगा दैट इज एंजाइम, ठीक है, दिस इज एज इज अ सफिक्स। एज क्या है, एक सफिक्स है। सफिक्स क्या लगता है, एज, एज अगर सफिक्स लगा है तो बच्चों इट कंफर्म दैट इट इज एन एंजाइम, ये एक एंजाइम है, ठीक है। और डीएनए तो आपको पता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज अ जेनेटिक मटेरियल, लेकिन अभी ये प्रूव नहीं हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं which scientists prove that and which scientists give the chemical nature, है ना। तो जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। इसका प्रूफ किसने किया बेटा, तो अल्फ्रेड हार्शी एंड मार्था चेज। आप हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट भी इसको बोल सकते हैं, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट दैट वाज डन इन 1952, ठीक है बच्चों, दैट वाज डन इन 1952 में वो एक्सपेरिमेंट किया गया। एंड व्हाट वाज दैट एक्सपेरिमेंट, दे वर्कड विद वायरसेस, उन्होंने वायरसेस के साथ काम किया, दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस, ठीक है। उन्होंने ऐसे बैक्टीरिया के साथ, उन्होंने किसके साथ काम किया बेटा, दे वर्कड ऑन बैक्टीरियोफेजेस,
उन्होंने बैक्टीरियोफेजिस पे काम किया। अब ये बैक्टीरियोफेजिस क्या है बेटा? वायरसेस वायरसेस दैट इन्फेक्ट्स वायरसेस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं बेटा वायरसेस, उनको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। ओके, चलिए, तो बैक्टीरियोफेज पे कैसे काम किया पहले हम डायग्रामेटिकली इसको देखते हैं बच्चों। तो यस, अब देखिए बच्चों ध्यान से। हाँ, दिस इज बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल है। दिस इज हेड, इस रीजन को हम क्या कहते हैं बेटा? हेड, जो कि प्रोटीन से बना है। दिस इज नेक, ये हेड है। दिस इज नेक, ये नेक कहेंगे, और ये रीजन है टेल। ठीक है, हेड नेक एंड टेल 3 बॉडी पार्ट्स है बच्चों इसके। और दिस इज प्रोटीन कोट, ये बाहर का जो कवर है प्रोटीन कोट, क्या बोलते हैं बच्चों इसको? कैप्सिड, कैप्सिड बोलते हैं इसको। कैप्सिड क्यों बोलते हैं कैप्सिड? बिकॉज मेड अप ऑफ कैप्सोमर्स, ये कैप्सोमर्स स्मॉल सब यूनिट से बना है, दैट इज प्रोटीनेशियस कैप्सोमर्स। ठीक है, तो ये कैप्सिड है। तो अंदर इसके जेनेटिक मटेरियल, तो बच्चों देखिए, तो अब दे हैव टू कंफर्म कि वेदर दिस प्रोटीन इज अ जेनेटिक मटेरियल और दिस डीएनए प्रेजेंट इनसाइड इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो उन्होंने लेबलिंग कर दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। उन्होंने अभी देखिए रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने प्रोटीन कोड को लेबल कर दिया। किससे कर दिया बेटा? S35 से। प्रोटीन कोड को, प्रोटीन कोड की क्या कर दी बेटा? लेबलिंग कर दी। लेबलिंग कर दी, किससे करी बच्चों? ये याद रखना आपको, दिस कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू। रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव S35 से उन्होंने लेबलिंग कर दी। ठीक है, उसके बाद जेनेटिक मटेरियल की, डीएनए की लेबलिंग उन्होंने किससे कर दी? P32। ठीक है, इन्होंने क्या कर दी बेटा? रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव मटेरियल था जो कि रेडियो एक्टिव फॉस्फेट जो था, उनसे उन्होंने लेबलिंग कर दी। अब देखना है कि रेडियो एक्टिविटी जो बैक्टीरियल सेल के अंदर दिखाई देगी वो किसकी वजह से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल केस 1 में उन्होंने क्या किया बेटा? सिर्फ अभी आप सिर्फ इस केस को देखेंगे, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। ठीक है, केस 1 एंड दिस इज केस 2। तो पहले आप केस 1 को देखिए, प्रोटीन कोट लेबल है, रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है। सो आपको पता है जब बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन करता है बच्चों, दिस प्रोटीन कोट रिमेन आउटसाइड। ठीक है, during during infection protein coat remain outside the bacterial cell, बैक्टीरियल सेल से बाहर ही रह जाता है। सो बच्चों अंदर क्या गया? जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे क्या है? नो रेडियो एक्टिविटी, नो रेडियो एक्टिविटी। इसका मतलब रेडियो एक्टिविटी तो बाहर ही रही सुपरनेटेंट में, सुपरनेटेंट दैट इज द लिक्विड प्रेजेंट आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल। तो इसका मतलब मीन्स प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल। जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा ही नहीं रहा है, तो मतलब वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। चलिए सेकंड केस देखते क्या है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल। सो नेक्स्ट केस उन्होंने डीएनए को लेबल कर दिया। किससे लेबल किया? रेडियो एक्टिव P32 फॉस्फेट 32, क्योंकि बच्चों सल्फर उन्होंने प्रोटीन्स के इसलिए इसलिए लिया क्योंकि मिथ्योनिन और सिस्टीन दो अमीनो एसिड ऐसे होते हैं बेटा दैट कंटेन सल्फर। तो सल्फर वाले अमीनो एसिड होते हैं, दैट्स व्हाई दे टेक सल्फर फॉर द लेबलिंग फॉर प्रोटीन कोड। एंड यू नो फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन डीएनए इन द बैकबोन, तो उन्होंने फॉस्फेट 32 P32 उन्होंने लेबलिंग के लिए लिया डीएनए के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए। तो फर्स्ट स्टेप में जैसे ही इन्फेक्शन हुआ, द बैक्टीरियोफेजेस विल गेट अटैच विद द हेल्प ऑफ टेल, टेल की हेल्प से अटैच हुए। तो देखिए प्रोटीन कोट अगेन रिमेन आउटसाइड, और अंदर क्या एंटर कर गया बच्चों? डीएनए एंटर इनसाइड। ये क्या है? डीएनए। और डीएनए किससे लेबल था? P32, P32 से लेबल था बच्चों। सो अंदर जो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हुई दैट इज डिटेक्टेड ड्यू टू डीएनए दैट वाज लेबल्ड विद P32। कोई रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में नहीं थी, क्योंकि इस बार हमने प्रोटीन कोड को लेबलिंग नहीं की थी। 3 स्टेप्स में इन्फेक्शन था बच्चों। दिस इज इन्फेक्शन, जब वो टेल अटैच हुई, जब वो अंदर चले गए तो उसको हम कहेंगे ब्लेंडिंग, है ना। और उसके बाद हम सेंट्रीफिकेशन करेंगे। सेंट्रीफिकेशन के बाद क्या होगा? सेंट्रीफिकेशन इज अ हाई स्पीड रोटेशन। सेंट्रीफिकेशन क्या होता है? हाई स्पीड रोटेशन। इसके लिए सेंट्रीफिकेशन मशीन होती है बेटा, सेंट्रीफिकेशन मशीन होती है जिसमें हमने बैक्टीरियल सेल को डाला और हाई स्पीड पे रोटेट करा दिया, तो ऊपर क्या रह जाएगा?
लिक्विड रह जाएगा और नीचे बैक्टीरियल सेल ऐसे नीचे इकट्ठा हो जाएंगे, दिस इज कॉल्ड पैलेट। पैलेट में क्या होंगे बेटा, बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल होंगी, और ऊपर जो लिक्विड रह जाएगा बेटा हाई स्पीड रोटेशन के बाद, आपको पता है डेंसिटी के बेसिस पे, डेंसिटी ज्यादा थी तो वो नीचे सेटल डाउन हो गया, दैट इज कॉल्ड पैलेट। और ये ऊपर क्या रह जाएगा, सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट, तो सुपरनेटेंट में बच्चों इस बार क्या था यहाँ पे, फॉस्फेट था, दैट शोज रेडियो एक्टिविटी। तो हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट एक्चुअली इज द प्रूफ ऑफ, ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं Hershey and Chase experiment, they proved that, ठीक है, they proved, आप लिख सकते हैं they proved that DNA is the genetic material। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया बच्चों, क्योंकि P32 की वजह से ही रेडियो एक्टिविटी अंदर आपको विजिबल हुई। ओके, सो properties of genetic material DNA versus RNA, beta you know that DNA is a genetic material in higher organism, higher organisms के अंदर तो DNA ही है genetic material, and RNA is a genetic material in some viruses। ये किसके अंदर है, कुछ viruses के अंदर है ये genetic material। तो कैसी properties है इसका थोड़ा सा ध्यान देंगे हम, ठीक है। RNA is a genetic, you know DNA is a genetic material, but you according to Hershey and Chase experiment, it's but it is very clear that in some viruses RNA is also present in the genetic material। तो ऐसे कौन से viruses है बच्चों, you should know the name, tobacco mosaic virus, बैक्टीरियोफेज, क्योबी बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वायरसेस है जिनके अंदर आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। और आपको पता है जेनेटिक मटेरियल, प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, डीएनए ही है। तो आरएनए क्या कोई और भी फंक्शन परफॉर्म करता है, ऐसे इट परफॉर्म्स डायनेमिक फंक्शन, ये मैसेंजर आरएनए की तरह भी काम करता है बेटा, एमआरएनए की तरह। आपको पता है डीएनए से एमआरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के बाद, एडेप्टर आरएनए का काम करता है जो कि ट्रांसलेशन में हेल्प करता है, इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे आगे जाकर, ठीक है। और ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है डीएनए और आरएनए में। आपको पता है डीएनए में डीऑक्सीराइबो शुगर होती है, यहाँ पे राइबो शुगर होती है, ये थोड़ा सा कैटालिटिक है, कैटालिटिक इन नेचर, ठीक है, ये आपका ही रिएक्टिव है। आरएनए थोड़ा कैटालिटिक है या फिर रिएक्टिव है, रिएक्टिव इन नेचर क्यों है बच्चों, कैटालिटिक या रिएक्टिव क्यों है, 2 प्राइम ओएच की वजह से, 2 प्राइम ओएच की वजह से। तो जेनेटिक मटेरियल में ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, दैट बट should be the criteria for genetic material, it should able to genetically replica, वो अपनी एक कॉपी बना सके, it should be chemically and structurally stable, स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, and it should provide the scope for slow change, mutation, उसमें sudden changes जो हैं, sudden changes, whether any physical mutation is responsible और chemical, तो म्यूटेशन कम हो, म्यूटेशन कम होगी तो इवोल्यूशन भी धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं है कि आज नई स्पीशीज है कल नई स्पीशीज बन जाए। इट शुड एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। बेटा मेंडेलियन कैरेक्टर की कुछ आपको चीजें पता है कि डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, तो वो सारी चीजें भी फॉलो करता हो जेनेटिक मटेरियल। So if we see that both nucleic acid DNA and RNA they are able to direct their duplication, ठीक है, वो दोनों ही डुप्लीकेट कर सकते हैं, यानी कि दोनों ही जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं। स्टेबिलिटी की बात करें बेटा, स्टेबल कौन ज्यादा है, तो डीएनए ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, क्यों डीएनए में 2 प्राइम में ओएच नहीं होता, मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में ये बताया, ठीक है, 2 प्राइम ओएच एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है 2 प्राइम ओएच, उसकी वजह से डीएनए कैसा होता है बेटा, स्टेबल है, स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है, स्टेबल जेनेटिक मटेरियल, ओके। बट आरएनए हैव 2 प्राइम ओएच, सो इट इज नॉट अ स्टेबल जेनेटिक मटेरियल। आरएनए आपको पता है कैटालिटिक है, और राइबोजाइम के बारे में भी आप जानते होंगे, एंजाइम्स की तरह भी ये काम कर सकता है, ठीक है। एंड वो डीएनए आर एबल टू म्यूटेट, लेकिन आरएनए में, आरएनए ज्यादा अनस्टेबल है तो उसमें म्यूटेशन फास्टर रेट पर होगी, दैट शुड नॉट बी अ करेक्टर इन अ जेनेटिक मटेरियल, ज्यादा म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपको पता है डीएनए के अंदर बेटा थायमिन होता है, ठीक है, और यूरेसिल होता है किसमें, आरएनए में, यही एक डिफरेंस है, ठीक है। डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगे ए, टी, जी एंड सी, आरएनए के अंदर कौन से होंगे, ए, यू, जी एंड सी, ठीक है। यू मतलब यूरेसिल, यूरेसिल, ठीक है, और टी मतलब यहाँ पे क्या है, थायमिन, ओके। बस यही एक डिफरेंस है बच्चों कि इसमें एक पिरामिडिन जो है डिफरेंट है, प्यूरिन सेम है, एडेनिन एंड ग्वानिन। सो आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन। आरएनए आपको पता है सेंट्रल डोग्मा आप जानते हैं, आरएनए से क्या बनता है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, दिस इज सेंट्रल डोग्मा, है ना।
तो ये डीएनए अगर जेनेटिक मटेरियल तो इसको पहले आरएनए बनाना पड़ेगा, लेकिन आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल तो वो डायरेक्टली प्रोटीन बना सकता है। दैट्स व्हाई सम वायरसेस हैव दिस, कि उनको बड़ा इजी हो जाता है कि प्रोटीन बनाना, ठीक है, दे डोंट हैव एनी कॉम्प्लेक्स मशीनरी। So next time we are going to discuss that how replication take place, and how, although the first genetic material that was discovered, we know RNA is a less stable genetic material, लेकिन जो first genetic material discover हुआ था that was RNA only, ठीक है, RNA ही है। और फिर RNA को एज ए कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं कुछ रिएक्शन में, जैसे इन द फॉर्म ऑफ राइबोजाइम, ठीक है, क्योंकि इसमें 2' OH है तो वो ज्यादा रिएक्टिव है, अनस्टेबल है, ठीक है, लेकिन उसमें अगर कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन कर दी जाए तो वी कैन मेक इट स्टेबल, है ना। बट डीएनए क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो उसमें चेंजेस के चांसेस कम है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है, एसएस मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। एंड डीएनए कैसा होता है बच्चों, डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड, है ना, हमने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किया, वाटसन एंड क्रिक ने दिया डबल स्ट्रैंडेड, तो यही इसको स्टेबल बनाता है। और कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं 3' to 5', 5' to 3', है ना, दो कॉम्प्लीमेंट्री जो है स्ट्रैंड्स उसमें होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन डिस्कस करेंगे कि डीएनए से डीएनए कैसे बनता है। फिर रेप्लिकेशन के बाद हम करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। तो बच्चों रेप्लिकेशन को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून एंड keep revising your work. Goodbye, and do like, share and subscribe. Don't forget to like, share and subscribe. Goodbye.